नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। ईडी ने यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि इसका मालिकाना हक सोनिया और राहुल गांधी के पास है। वहीं ईडी के तरफ से हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है और केंद्र सरकार पर प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी के एक्शन के बाद अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, अब तो नंबर आ गया है सोनिया गांधी राहुल गांधी का। ये लंबे समय से केस चल रहा है और जिस तरीके से ईडी फिर से एक्टिवेट हो गई है, एक्टिव मोड में आ गई है, उससे लगता है कि अब केवल सीज करने तक ये मामला नहीं रहेगा, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर चार्जेस बड़ा गंभीर हैं। 120B के तहत भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज, मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्ज है। इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है कि अब तो समस्या बढ़ने वाली है। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग अलग नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है जी। दिल्ली में किसी को विश्वास नहीं था, किसी भी को, कि ईडी ऐसा काम कर देगी कि यहां पर संजय सिंह जैसे, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, उन जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। ये सब लोगों को लगता था कि राजनीति में यह बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि अगर किसी पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाए तो वो विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड खेल लेगा और उससे जो सत्ता वाली पार्टी है, यानी कि केंद्र में जिसकी सत्ता है, उसको नुकसान होगा। ये धारणाएं बनी हुई थी, परंपरागत तरीके से होता भी यही था। इसलिए आज विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाती है कि हम जब थे सरकार में तो इतने विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, इतनी संपत्ति जब्त नहीं की जाती थी, और अब जो है ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, राजनीतिक बदले की भावना से मोदी सरकार काम ये कर रही है जी। लेकिन आप जब सरकार में थे तो इस कारण से आप ईडी और सीबीआई को छूट नहीं दे रखे थे, क्योंकि आपको डर लगता था कि अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता को हाथ लगाए तो फिर यह दांव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस या उसकी सहयोगी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 के समय भी सहयोगी पार्टियां जो थी, वो सब के सब भ्रष्टाचारी पार्टियां थी। और भ्रष्टाचार के मामले पर ही कांग्रेस इतनी घिरी कि 2014 में इतनी बुरी स्थिति से हारी, 19 में उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की हो गई जी। ये कारण वही था। लेकिन आज ये लोग बौखलाए हुए हैं कि अब ईडी या सीबीआई, इन जो जांच एजेंसियों को पूरी तरीके से छूट है कि राजनीति मत देखो, राजनीति में क्या चल रहा है ये भी मत देखो। ऐसा मत सोचो राहुल गांधी ने मंच से बोल दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया कि पीएम मोदी ये करवा रहे हैं तो पीएम मोदी फोन करके ईडी के डायरेक्टर को बोल देंगे नहीं नहीं ये कार्रवाई मत करो। ये धारणाएं खत्म कर दो। अब उन धारणाओं का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर केजरीवाल मंच से बोलता रहेगा कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ ये काम कर रही है राजनीतिक बदले की भावना से, फिर भी मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना काम तुम करते रहो सबूतों के साथ जी। और एजेएल के मामले में, यंग इंडियन के मामले में यही हुआ है। नेशनल हेराल्ड का केस पूरी तरीके से आईने की तरफ साफ है, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह मामला ईडी का है ही नहीं, इसमें मनी का ट्रांजैक्शन वैसा नहीं हुआ, इसमें न ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, इसलिए ईडी कैसे आ गई? यह मामला 2012 से चला था जी। नेशनल हेराल्ड का केस ये उस समय का है जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की कोर्ट में कि देखिए ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के बाद प्राइमा फेसी, ये जो कोर्ट ने, जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस कंपनी को हड़प लिया गया। कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, उसमें नाम किसका किसका आया? जो यंग इंडियन के शेयर होल्डर थे, सबसे पहले तो उन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि
ये जो मामला चला 2008 से 12 तक का था। 2008 में नेशनल हेराल्ड ने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया। ये 3 अखबार निकालते थे। ये एजेएल के तहत, एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो है, ये कंपनी बनाई गई थी जिसमें 3 अखबार चलते थे, और उसमें एक नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी का अखबार, हिंदी में नवजीवन नाम से निकाला जाता रहा, और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से। अब ये 3 अखबार का पब्लिकेशन होता था। इन लोगों का कहना है कि एजेएल धीरे धीरे घाटे में चलती रही, क्योंकि ये जो कंपनी थी ये कांग्रेस की थी, और कांग्रेस जब लगातार अखबार निकालेगी तो कांग्रेस पार्टी का वो मुखपत्र की तरह काम करेगा। तो लोग जो कांग्रेस से ही नाराज हैं उसके मुखपत्र बने इन अखबारों से कैसे नाराज नहीं रहेंगे। इसलिए अखबार का सर्कुलेशन कम हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे सरकार भी ये मुश्किल से इसको बचाने में कामयाब नहीं रही। एडवर्टीजमेंट कम हुआ, और साथ ही दूसरा एक कॉन्स्पिरेसी और चल रहा था, किसी भी तरीके से उस अखबार को खरीद लेना, क्योंकि ये एक ट्रस्ट के तहत था जिसमें कई शेयर होल्डर थे, हजारों की संख्या में। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था। आचार्य नरेंद्र देव भी इसमें थे, प्रशांत भूषण के पिता जो शांति भूषण हैं उनका भी शेयर था। कई ऐसे हजारों लोग थे, उसमें से कुछ लोग जो थे वो नॉन पर्सनालिटी थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, और दूसरे सामान्य लोग भी थे। लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि इतने सालों से जो एजेएल के लिए संपत्ति इकट्ठी की गई है, और वो संपत्ति कहां से इकट्ठा हुआ, ये जो अलग अलग जगहों पर इनको जमीन दी गई, इनको बिल्डिंग उस पर जमीन पर बनाया गया। कैसे बनाया गया? क्योंकि सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की, सरकार राज्यों में भी कांग्रेस की। तो जब राज्य और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, तो एक ट्रस्ट को जो अखबार निकाल रहा है तो उसको सस्ते दर पर, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर, दिल्ली में मेन लोकेशन पर हेराल्ड बिल्डिंग है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर, ये करोड़ों की संपत्ति। उसके बाद पंचकुला में, वहां पर भी एक बिल्डिंग के लिए जमीन दी गई, फिर बिल्डिंग खड़े किए गए। पटना में, मुंबई में, लखनऊ में, हर जगह प्राइम लोकेशन पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी इकट्ठी हो गई। 2008 के बाद क्या हुआ कि ये जब इसने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया, तो उस समय के बाद उन सारे प्रॉपर्टी का उपयोग कॉमर्शियल तरीके से किया जाने लगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें फायदा दिखा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फायदा दिखा, और उसके बाद 2010 में उस पूरे प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की एक साजिश बनी। 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन लिमिटेड। अब ये कंपनी जो बनाई गई उसका मार्केट कैपिटल कितना रखा गया? मात्र 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपए से एक कंपनी की शुरुआत होती है यंग इंडियन की। अब यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी 5 लाख रुपए से, तो उसमें 38% शेयर सोनिया गांधी का, 38% शेयर राहुल गांधी का, और 12% शेयर ऑस्कर फर्नांडिस, 12% शेयर मोतीलाल वोरा। अब ये सब कांग्रेसी लोग थे। मोतीलाल वोरा जो कि ट्रेजरर थे, कोषाध्यक्ष कांग्रेस के, वही लोग जो कि यंग इंडियन में शेयर होल्डर हैं, वही लोग एजेएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, वही लोग एआईसीसी में हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। मतलब सारे कांग्रेसी लोग ही हैं जो एजेएल में भी हैं, जो यंग इंडियन में भी हैं, और जो कांग्रेस में भी शामिल हैं। अब इन लोगों ने एक कंपनी जो बनाई, 38% शेयर सोनिया राहुल, यानी 76% शेयर जो है। अब ये मान लीजिए कि 5 लाख का 76% पैसा जो है राहुल सोनिया गांधी दिए, तकरीबन 4 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब इस 4 लाख का क्या किया जाना चाहिए? 2008 के बाद पब्लिकेशन बंद है, तो कांग्रेस की तरफ से एक नई चाल चली गई। कांग्रेस ने क्या किया कि हमें यह अखबार को जिंदा रखना है जी। अब अखबार को जिंदा रखना है तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस उन अखबारों के लिए ऐड की व्यवस्था कर सकती थी, या फिर एजेएल जो ट्रस्ट की तरह ही था, लेकिन जिसके पास तकरीबन 4,000-5,000 करोड़ की संपत्ति, 1000 करोड़ में, वो उसको गारंटी के तौर पर मोर्टगेज के रख के उस पर बैंक से लोन ले सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या किया गया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से एक लोन दिया गया, 90 करोड़ 25 लाख रुपए का।
90 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन इशू किया गया और वो लोन ऐसा था जो कि इंटरेस्ट फ्री था। और दूसरी बात ये कि जो लोन दिया गया इंटरेस्ट फ्री होने के साथ साथ उसका कोई गारंटर नहीं होना चाहिए। ये जो लोन दिया गया उसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं, न कि इनका इंटरेस्ट लगेगा। और कांग्रेस का जो 90 करोड़ रुपया था ये कांग्रेस ने उसको लोन के तौर पर दिया। अब लोन के तौर पर अगर 90 करोड़ कांग्रेस दे रही है तो वो किस पर्पस से दे रही है? कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी है जिसको फंड दिया जाता है राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और वो कॉमर्शियल पर्पस से, चाहे इंटरेस्ट फ्री ही दो, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस से उस पैसे का उपयोग किए। पहली गलती तो यही थी, गड़बड़ी यही थी जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं इसमें मनी का ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। ये 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक तरफ से उधर कॉन्स्पिरेसी, दूसरे तरफ से 2010 में एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन, जिसमें ये सारे शेयर होल्डर हुए। और फिर एक नई कॉन्स्पिरेसी शुरू की गई कि वो जो 90 करोड़ लोन है उसको माफ कर दिया जाएगा, वो नेशनल हेराल्ड से वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन नेशनल हेराल्ड से वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने माफ किया तो नेशनल हेराल्ड को जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि क्या किया गया कि 50 लाख रुपए इसमें इकट्ठा किया गया यंग इंडियन में, जो 5 लाख रुपए से कंपनी शुरू हुई। और इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, इसने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो फिर आपकी कंपनी की जब एक्टिविटी नहीं है, 5 लाख से 50 लाख कहां से आया? जी 90 करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 50 लाख रुपए की बात है। ये 5 लाख 50 लाख कैसे हो गया जब आपकी कंपनी यंग इंडियन कोई काम ही नहीं कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है। एक दफ्तर छोटा सा, उसमें सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे जिनसे पूछताछ हुई थी पिछले बार, ये एक दफ्तर चल रहा है, एक चार्टर अकाउंटेंट बाहर से बैठे हुए हैं जो कंपनी के चार्टर अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो पे रोल पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर। उसके बाद एक चपरासी है जो ताला खोलने और बंद करने का काम करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिशियन हैं, वो जाकर वहां दफ्तर में बैठेंगे नहीं। बस ये खाना पूर्ति की गई और उसके बाद 50 लाख रुपया उसके अकाउंट में आया कैसे? ये कांग्रेसियों के द्वारा आया, जिसकी पूछताछ हुई, पता चला ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है। तो 15 लाख रुपया मिला देने वाले डीके शिव कुमार, जो आज डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उनका भाई डीके सुरेश जो सांसद है। ये दोनों मिलके 10-10, 15-15 लाख रुपए दिए, जिनके ऊपर छापेमारी हुई थी ईडी की, और उनके 10 साल के अकाउंट को चेक किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपया एक फ्लैट से मिला था डीके शिव कुमार का, वो कैश में। ये सारे इन लोगों से चंदा लिया गया और उसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शन जो हुए जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, किस कंपनियों के माध्यम से आया। ये डीके शिव कुमार और डीके सुरेश भी डायरेक्टली नहीं दिए थे, ये दूसरी कंपनियों के माध्यम से ही दिए थे, जो बाद में पता चला है। अब ये 50 लाख ही मान ले, लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपने 90 करोड़ का लोन एक कंपनी को बेच दी, और वो कंपनी थी यंग इंडियन। यानी 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का रिकवरी करने वाला लोन बेच दिया। जैसे एक सामान्य तरीके होते हैं कि अगर कोई बैंक लोन लेता है और बैंक क्या करती है, एक मीडिएटर कंपनी को रखती है कि आप वसूली कर लो। तो 20 लाख रुपए का लोन है, चलो भाई 18 लाख रुपए हमको आप पे कर दो, अब 20 लाख रुपए उससे वसूल लो। लेकिन यहां तो उल्टा ही है, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडियन को। और फिर 90 करोड़ रुपए का खेल देखिए कि एजेएल ने मीटिंग बुलाई कि अब हमसे काम नहीं चलेगा, अब हम सारा शेयर बेचना चाहते हैं। अब एजेएल के मीटिंग में होंगे कौन? यही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, ये सारे कांग्रेस के नेता जो उसके बोर्ड में थे। और उसी के माध्यम से उसमें डिसाइड किया गया कि ये सारे शेयर जो हैं जो यंग इंडियन को ट्रांसफर किए जाएंगे। 9 करोड़ शेयर इशू किया गया 90 करोड़ रुपए के लिए, 10 रुपया पर शेयर। 9 करोड़ रुपया यंग इंडियन को ट्रांसफर किया गया। पूरी की पूरी नेशनल हेराल्ड यानी कि एजेएल कंपनी अब यंग इंडियन के पास चली गई। जब कंप्लेन हुआ, जांच हुई, पता चला कि जो सारी प्रॉपर्टी है ये तो हजारों करोड़ में है। शुरुआती दौर में 2500 करोड़, उसके बाद 4500 करोड़,
अब पता चल रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है, वो भी पता नहीं है, वो भी अनुमानित है। अब बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में अगर हेराल्ड बिल्डिंग है तो उसकी कीमत का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मुंबई और लखनऊ और पंचकुला और पटना के प्राइम लोकेशन में जो बिल्डिंग है उसकी कीमत का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जहां पर एक फ्लैट खरीदने में 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, और वो भी सामान्य दूर के इलाकों में। तो ये 5,000 करोड़ अनुमानित है, उस 5,000 करोड़ में उसको बेच दिया गया। अब ये सारा जो मनी ट्रेल है वो 2012 में कोर्ट के माध्यम से आया और फिर 2014 में इसमें कंप्लेन किया गया ईडी के पास। ये जो कह रहे हैं कि ईडी कहां से आ गई, 2012 के बाद कोर्ट का चक्कर काटते हुए ईडी के पास 2014 में कंप्लेन हुआ, 14 के बाद ईडी इसमें एक्टिव हुई। अब आगे क्या होगा, ये तो 752 करोड़ जब्त हुए। इससे पहले 2019 में 64 करोड़ जब्त हुए थे उसके हेराल्ड के 64 करोड़ की संपत्ति। उसके बाद अब जो पूरा साइकिल है वो पूरा हो चुका है। मतलब पहले सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से पूछताछ, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा गुजर गए, उनसे क्या पूछताछ होगी, लेकिन फिर पवन बंसल से पूछताछ जो कि कोषाध्यक्ष रहे कांग्रेस के। अब फिर से ये पूरा साइकिल पूरा हो गया, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश से भी पूछताछ, यानी जिसने पैसे दिए उससे पूछताछ, जिसने शेयर ट्रांसफर किए उससे पूछताछ, जिसके नाम से शेयर ट्रांसफर हुआ उससे पूछताछ हो गई। ये पूरा साइकिल पूरा हो गया। जिस तरीके से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से, विजय नायर से, समीर महेंद्रू से पूछताछ में तो सर और भी बहुत सारे तो ये सारे लोगों से जो पूछताछ हुई, ये सारे लोगों से पूछताछ के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक चक्र पूरा होने के बाद दोबारा यह किया जाता है। ईडी के जो तरीके हैं कि इसमें सोनिया और राहुल गांधी से अब पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा जाएगा। पवन बंसल ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश ने क्या कहा, ये सारे लोगों के जो जवाब हैं उसको इकट्ठा करके वेरीफाई किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, जब इनके सवाल एक दूसरे से पूछे जाएंगे और संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो इसी को कहते हैं कि ईडी इसका नाम देती है कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। जब कोऑपरेट नहीं करोगे तो उसके बाद ईडी हिरासत में लेगी, जिसको गिरफ्तारी कहा जा सकता है। और फिर वही हाल होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ, जो संजय सिंह का हुआ, जो सत्येंद्र जैन का हुआ। ये सब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं कि बेल दे दो, बेल दे दो, बेल मिलने वाला नहीं है। ये मानहानि का केस नहीं है, ये पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे आपने ही बनाया था 2002 में। अब कांग्रेस की सरकार में ये बना था, आज कांग्रेस के लिए गले की फांस बनी है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये मानहानि का मामला नहीं है, ये जाएंगे तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की समस्या इसी बात को लेकर है कि अब राहुल सोनिया का नंबर आ चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ साथ अब राहुल और सोनिया गांधी पर भी ईडी का शिकंजा कसने लगा है। इसके साथ ही मां और बेटे की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।